हाँ तो मैंने भी कोई तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है जो तुम्हारे बताए हुए हर काम करूँ। या तुम्हारे कपड़े मुझसे प्रेस नहीं होते। जाओ सोसाइटी के बाहर जो प्रेस वाली खड़ी है ना, उससे जाकर ये कपड़े प्रेस करवा लो। हम दोगन समझ कर रखा है क्या मुझे? अंकिता तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कम से कम मेरा लंच तो पैक करके दे दो। नहीं बनाया, इतना ही मन है खाने का तो बाहर से जाकर खरीद लेना। उफ, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। उसकी आवाज़ सुनकर ननद और जेठानी कमरे में आती हैं। क्या भैया आप फिर सुबह सुबह ही शुरू हो गए? आप दोनों घर में सुबह सुबह पूजा पाठ अच्छा लगता है, लड़ाई झगड़ा नहीं, समझे? अरे कम से कम माँ बाबूजी का तो लिहाज किया करो। उन्हीं के लिहाज के कारण मैं अभी तक चुप हूँ, नहीं तो इसको कब का थप्पड़ लगा चुका होता। हम शुभम गुस्से से वहाँ से चला जाता है। शुभम और अंकिता का ये रोज का हो गया था। वो दोनों हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ऐसे ही शाम को, भाभी ये सब्जी किसने बनाई है? इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं है और ना ही कोई स्वाद है। हाँ हाँ, अब तुम इसमें भी नुस्ख निकाल लो, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो ये सब्जी मैंने बनाई है ना, इसलिए। तुम बेकार से बात पर पतंगड़ क्यों बना रही हो? अंकिता वो बेचारा तो अभी ऑफिस से आया है, उसे क्या पता है सब्जी किसने बनाई है? और तुम दोनों क्यों रोज रोज यूं लड़ लड़ कर पड़ोसियों को सुनाते रहते हो? तभी शुभम के फोन पर किसी का फोन आता है। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? अच्छा ठीक है, चल मिलता हूँ। यह उसका फोन उठा जो इतना हंस हंस के बात कर रहे थे। देखा अपने जेठानी जी, मैं कहती थी ना इसका कहीं चक्कर है। अरे चुप कर मेरी माँ, मेरे दोस्त आयुष का फोन था। एकदम बेवकूफ़ औरत हो तुम। ऐसे ही एक रोज वो सभी मॉल घूमने गए होते हैं, जहाँ एक लड़की उन्हें मिलती है। हाय शुभम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बड़े सालों बाद मिली हो, क्या कर रही हो आजकल? आईटी कंपनी में मैनेजर हूँ। ओह ग्रेट। यह सब देख अंकिता काफी गुस्से में आ जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर ही बुला लो ना, ये मॉल में खड़े रहकर कब तक बातें करोगे? शुभम कौन है ये क्रेजी औरत? और ये सब क्या बकवास कर रही है? इसे दिखाई नहीं देता मैं अपनी बेटी और पति के साथ आई हूँ? जो मर्जी बोले जा रही। आई एम सॉरी, ये मेरी वाइफ है। तो इसको किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ और दिखा लाओ। मिल गया ना तुम्हें चैन? भाभी इसे मेरी नजरों के सामने से भेजो, नहीं तो ऐसा ना हो मेरे हाथ खून हो जाए। नहीं नहीं देवर जी ऐसा मत कहिए, मैं हूँ ना, मैं इसे समझा दूंगी। जेठानी जैसे तैसे अपने साथ ले जाती है और घर आकर उसे समझाती है। अंकिता अपने पति पर यूं शक करना ठीक बात नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और अगर तू उससे ऐसे ही लड़ेगी तो उसने गुस्से में कोई कदम उठा लिया तो तुम क्या करोगी? बोलो। ऐसे ही शाम से रात हो गई लेकिन अभी तक वो घर नहीं आया। हाँ तो हो गया होगा कहीं रंग रलिया मनाने। तुम ना सच में एक दिन अपनी इन हरकतों के चलते अपने पति को सचमुच खो दोगी। वह दोनों यह बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। देवर जी यह सब क्या है? उन सब के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। यह कौन है शुभम? और तुम दोनों के गले में वरमाला, यह सब क्या है? यह तुम्हारी नई देवरानी है भाभी। क्या नई देवरानी? देखा मैं कहती थी ना ये आदमी कितना बुरा है। और यह देखो आपके लिए नई देवरानी भी ले आए, वो भी काली कलूटी। एक काली कलूटी तुझे क्या मेरा ही पति मिला था? तमीज से बात करो अंकिता इससे। इसका नाम सलोनी है और तुमसे तो बहुत अच्छी है। इसकी शक्ल भले ही काले रंग की हो लेकिन इसका दिल बहुत ही अच्छा है। छोड़िए ना इन्हें शुभम जी, अब मैं समझी आप किस हद तक इससे दुखी हो चुके हो। यह औरत है ही ऐसी। खैर छोड़िए, चलिए अब कमरे में चलते हैं। और हाँ मैडम, आपसे ना मुझसे जबान संभाल कर बात कीजिए, आपसे मैं इस घर की बहू हूँ। सलोनी ने आते ही शुभम का सब काम संभाल लिया था। वाह सलोनी, तुमने मेरे कपड़े कितने अच्छे से प्रेस किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वाली कौन सी बात है? आप मेरे पति हो तो यह मेरा फर्ज है ना। चलिए अब खाना लग गया है, चलकर खा लीजिए। सलोनी सबके लिए खाना लेकर आती है। मेरा तो इस काली कलूटी के हाथों से खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है जेठानी जी, मैं नहीं आ रही। चलो ना अंकिता, कब तक भूखी प्यासी रहोगी? चलो चलकर खा लेते हैं। तो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए शुभम उसकी खूब तारीफ करता है। जी तो चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लो, क्या कमाल का खाना बनाती हो तुम सलोनी। आपको पसंद आया? हाँ तुम्हारी तरह यह खाना भी लाजवाब है। मेरी माँ कहती है पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। यह सुनकर अंकिता जल भुन जाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ बाबा, क्यों रो रही हो? खाना इतना भी बुरा नहीं बनाया उस काली कलूटी देवरानी ने। आप भी मजाक उड़ा लो अब मेरा। जेठानी जी आप देख रही हो ना कैसे शुभम जी मेरे आंखों के सामने उसकी तारीफ किए जा रहा है। उनके कपड़े प्रेस करना, खाना बनाना सब मेरा काम है, वो कल से कर रही है तो मुझसे इसमें हार जीत
ये क्या है, तुमने कौन सी कभी कोई काम किया है देवर जी का? और अगर सलोनी कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है? अब शुभम सलोनी के साथ कभी मूवी जाता है तो उसे शॉपिंग करवाता है, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता है। ये सब देखकर अंकिता खूब रोती है। और एक दिन जब सलोनी का फील्ड के चलते हुए पैर मुड़ जाता है तो शुभम उसे अपनी गोद में उठा लेता है। देखकर तो अंकिता गुस्से में आ जाती है और सलोनी को नीचे उतारने को बोलती है, चल अब निकल यहाँ से, मेरे घर से और मेरे पति की जिंदगी से। यह क्या बदतमीजी है अंकिता? यह मेरी पत्नी है, आपकी पत्नी मैं हूँ, यह नहीं। अच्छा, और जब मैं तुम्हें एहसास दिलाता था तब तुम कहती थी, अब तुम्हें समझ नहीं आता था कि तुम मेरी पत्नी हो। अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और उससे माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो शुभम, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, तुम इसे छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ। बस मैं यही चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैं कुछ समझी नहीं, मतलब यह कि आपकी अकल ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने प्लान बनाया था। मैं शुभम के दोस्त की बहन हूँ और आपकी जेठानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त, इनके कहने पर ही मैंने यह सब ड्रामा किया। हमारी कोई शादी नहीं हुई है। तुम मुझसे कितनी भी लड़ाई करो, गुस्सा करो, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अंकिता और शुभम एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाते हैं। रजनी की बड़ी बहू काजल आज बहुत खुश थी क्योंकि उसका देवर शादी करके उसके लिए गोरी सुंदर देवरानी जो ब्याह कर लाया था। वाह देवर जी, मेरी देवरानी तो बड़ी ही सुंदर है, जरा नजर उतार दूं इसकी। हम सच में मेरी देवरानी जैसी सुंदर तो इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं होगी। वो तो है ही, अलीसा से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा मेरी जैसी सुंदर देवरानी पाकर, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी जेठानी इतनी काली और बदसूरत है। अपनी इस नई नवेली देवरानी के आते ही ऐसी बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन काजल काफी संस्कारी लड़की थी। वो इस बात को बढ़ावा देने के बजाय हंसकर टाल देती है। फिर अलीसा अपने पति रोहन के साथ अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह आज छोटी बहू का घर में पहला दिन है, लेकिन यह है कि अभी तक सो रही है। कोई बात नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं शादी की थकान इतनी आसानी से नहीं जाती। अब बेफिक्र रहिए, मैं अभी उसे जगा कर आती हूँ। काजल अलीसा के कमरे में जाती है। देवरानी जी उठिए ना, सुबह के 8 बज गए हैं, उठ जाइए, आज आपकी पहली रसोई है। ओहो, सोने दो मुझे, बहुत नींद आ रही है। उठ जाओ अलीसा, नहीं तो माँ जी बहुत डांटेंगी तुम्हें। आपको समझ नहीं आता क्या मुझे नींद आ रही है? अब जाओ यहाँ से। काजल को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अलीसा तैयार होकर नीचे आती है। आ गई तुम छोटी बहू, यह रोज रोज नहीं चलेगा। आज तो मैंने तुम्हें सोने दिया, लेकिन कल से अपनी जेठानी की तरह तुम्हें भी सुबह 5 बजे उठना है। अब जाओ और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो। राजरानी की बात सुनकर अलीसा का मुंह बन जाता है और वह गुस्से में रसोई में चली जाती है। हम बड़ी आई बुढ़िया मुझे जेठानी के जैसे बनने के लिए ज्ञान देने वाली, लेकिन अब पहली रसोई में क्या बनाऊँ? ओह, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। तभी वहाँ काजल आ जाती है और अलीसा की मदद करने लगती है। वो समझ जाती है कि उसे खाने बनाना नहीं आता, इसलिए वह खुद ही सारे पकवान तैयार कर लेती है और सबको परोसती है और सबसे यही कहती है कि सब अलीसा ने बनाया। अरे वाह, छोटी बहू का खाना तो बहुत बढ़िया बना है। आज अलीसा की संस्कारी जेठानी सबके सामने उसकी इज्जत बचा लेती है, लेकिन गोरी घमंडी देवरानी को जैसे तैसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उफ, अब तो मैं इतना खाना बनाकर थक गई हूँ। माँ जी, मैं अपने कमरे में थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। जेठानी जी, बर्तन आप धो लीजिएगा। हाँ, यही कहकर अलीसा अपने कमरे में चली जाती है और इधर बेचारी काजल चुप रहकर सबके जूठे बर्तन धोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, अरे भाभी, वो मेरे शर्ट पैंट प्रेस कर दिए? हाँ देवर जी, आपकी अलमारी में रख दिए। थैंक यू भाभी, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। यू आर द बेस्ट। अच्छा बड़ी बहू, मैंने तिजोरी में 30,000 रुपए रखे हैं, वो कमेटी के पैसे हैं। यह ले चाबी, इसे संभाल कर रखना। जी माँ जी। अलीसा यह सब देख रही होती है कि कैसे हर कोई सिर्फ उस काली संस्कारी बहू की माला ही जपे जा रहा है। जो वैल्यू उसकी काली संस्कारी जेठानी की थी, वो उसे उतनी गोरी सुंदर होकर भी नहीं मिल रही। यह देख अलीसा मन ही मन सोचती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी इस घर में। इस महारानी को ही पूछेंगे। चल अलीसा, अपना कोई दिमाग चला। कुछ देर बाद दोनों भाई वापस चले जाते
जाती है और राजरानी पड़ोस की कमला के घर चली जाती है। काजल घर में सारे काम निपटाने में लग जाती है। तब तक वो चाबियों का गुच्छा अपनी कमर से ही बांधे रखती है, लेकिन फिर वो काम निपटा कर नहाने चली जाती है और चाबी का गुच्छा तकिए के नीचे रख देती है। अलीसा को जैसे तैसे बस इसी मौके का इंतजार था। अलीसा जल्दी से उन चाबियों की तिजोरी खोलती है और कमेटी के रखे 30,000 चुरा लेती है। अब देखती हूँ कैसे सब लोग इसे संस्कारी बहू कहते हैं, अब आएगा मजा। कुछ देर बाद काजल नहाकर बाहर आती है। हे भगवान, चाबियाँ कहाँ चली गई? मैंने तो यहीं रखी थी। वो हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे चाबियाँ कहीं नहीं मिलती। फिर राजरानी को यह बात पता चलती है। बड़ी बहू, तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मैंने तुझ पर कितना भरोसा करके चाबियाँ दी थी, लेकिन तूने तो उन्हें गुम कर दिया। जब मैंने लॉक हटाने वाले को बुलाया तो मुझे पता चला कि उसमें 30,000 गायब हैं। सच में लापरवाही की हद होती है। मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अपनी जेठानी की डांट पड़ती देख अलीसा तो बड़ी खुश होती है। अब वो इसी तरह कुछ न कुछ करके अपनी चालबाजियों को अंजाम देती रहती थी। एक ही रोज ऐसा, झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, चलो अब रसोई का काम निपटा लेती हूँ। वो लो, यह तो गई रसोई में, अब मैं अपने काम को अंजाम देती हूँ। अलीसा तेल की शीशी लाती है और उसे सीढ़ियों पर गिरा देती है। कुछ देर बाद राजरानी ऊपर से आती है तो उस पर पैर रखते हुए बुरी तरह फिसल जाती है और उसकी कमर में चोट लग जाती है। लेकिन माँ, तुम गिरी कैसे? वो जेठानी जी ने पोंछा लगाया था सीढ़ियों पर, लगता है उसे ठीक से निचोड़ा नहीं होगा और गीला पोंछा होने की वजह से माँ जी का पैर फिसल गया और वो गिर गई। काजल, तुम भला इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? यार, तुमसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने तो बहुत अच्छे से पोंछा सुखाया था और पंखा भी चला दिया था जिससे वो सूख जाए। अब अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो और जाओ, माँ को दवाई देनी है, पानी लेकर आओ। अपने पति को यह रवैया देख काजल को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन यह देख अलीसा मन ही मन खुश होती है। अभी तो तुम बस देख के जाओ जेठानी जी, मैं आगे आगे क्या करती हूँ। अगर तुम्हारे संस्कारों की मैंने धज्जियाँ न उड़ा दी और तुम्हें घर से न निकलवा दिया तो मेरा नाम भी अलीसा नहीं। अब अलीसा जानबूझकर अपनी सास को दवाइयाँ देने का काम करती जिससे वो उनके सामने अच्छी बनी रहे। वो बेचारी जेठानी सारा दिन घर के कामकाज में जुटी रहती और अपनी सास के खाने के लिए जब भी कुछ बनाती तो अलीसा जाकर उससे ज़्यादा नमक या मिर्ची डाल देती। इससे राजरानी ठीक से खा भी नहीं पाती। छी, यह क्या बनाया तुमने? कितना नमक डाला है इस खिचड़ी में? बड़ी बहू, तुम क्या मेरा बीपी बढ़ाकर मुझे मारना चाहती हो? जा इसे बाहर फेंक कर आ, मेरे लिए फिर से दूध वाला दलिया बना कर ला। जी माँ जी। जी माँ जी, मैं जानती हूँ जेठानी जी यह सब जानबूझकर कर रही हैं। वो नहीं चाहती कि आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रहें, क्योंकि आपके मरने के बाद तो उनका इस घर पर ही और तिजोरियों की चाबियों पर राज होगा। क्या बड़ी बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है? मैं तो उसे कितना संस्कारी और अच्छे खानदान की समझती थी। उधर काजल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह जो भी काम करती है जैसे तैसे बिगड़ ही जाता है। और इधर जब राजरानी भी पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन इतने दिनों में अलीसा ने उसका दिल जीत लिया था और जेठानी के खिलाफ उसे भड़का दिया। एक रोज अलीसा चुपके से नॉनवेज खा रही होती है, तभी उसकी सास की आवाज़ उसे आती है। छी छी, ये कैसी मांसाहारी बदबू आ रही है हमारे घर में? देखती हूँ, ओह नो, लगता है माँ जी आ रही हैं। अलीसा जल्दी से बची हुई मछली उठाती है और अपनी जेठानी के कमरे में रख आती है। राजरानी जैसे ही काजल के कमरे में जाती है तो मछली को देखकर जोर से चिल्लाती है, हे राम, घोर पाप, पंडितों के घर में मांस, मछली, ये सब क्या है? बड़ी बहू, मुझे कुछ नहीं पता माँ जी, ये कमरे में कैसे आया? झूठ मत बोलिए जेठानी जी, मैंने ही आपको ये पैकेट लाते हुए देखा था। अब से यह मेरे घर में नहीं रहेगी। निकल तू अभी मेरे घर से, निकल जा। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। बस करो माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, यह सब इस अलीसा का किया धरा है और यह वीडियो है इसका सबूत। साथ ही यह है वो 30,000 और तिजोरी की चाबी जो अलीसा ने अपनी अलमारी में छुपाई थी। मैंने जब अलमारी खोली तो इसके कपड़ों के नीचे यह मिले। आज तक जो कुछ भी होता है ना, वो इस गोरी घमंडी देवरानी की वजह से हुआ है, न कि संस्कारी जेठानी की वजह से। यह देख सास को बहुत गुस्सा आता है। फिर राजरानी उसे घर से निकालने लगती है, लेकिन काजल उसे ऐसा करने से रोक लेती है। देख अलीसा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी जेठानी के साथ ही सब घर वालों से माफ़ी मांगती है। उसे एक मौका और देते हैं और उसे सब माफ़ कर देते हैं। अब यह सब एक साथ रहते हैं।